गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड की। बीएससी पार्ट थर्ड में हमारे पास क्या चल रहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अपने वो चल रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट की हमने जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है हम उसकी बात कर रहे थे कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप लोगों के पास क्या क्या होता है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने एक चैप्टर जो फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर था एनएमआर वो हमने स्टार्ट किया था। इसमें मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था जो एनएमआर जो आप लोगों के पास चैप्टर है, तो अपने पास क्या चल रहा था यहाँ पे, ये अपने पास चल रहा था NMR। इसको आप लोग बोलते हो हिंदी में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है उससे रिलेवेंट मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था केमिकल शिफ्ट का। ये अपने पास बात चल रही थी, इस क्वेश्चन की बात चल रही थी, वो हमारे पास क्या था यहाँ पे, केमिकल शिफ्ट, या फिर इसको बोलते हो आप लोग हिंदी में रासायनिक विस्थापन। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज दे दी थी कि केमिकल शिफ्ट होता क्या है, किसमें कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करते हो किसी कंपाउंड की कि वो कंपाउंड अपने पास जो शो करेगा वो एब्जॉर्प्शन सिग्नल है जो कहाँ अप फील्ड की तरफ या फिर डाउन फील्ड की तरफ शो करेगा। तो इससे रिलेटेड मैंने एक स्ट्रक्चर आप लोगों के पास एक डायग्राम शो किया था। यहाँ देखो अपने पास ये क्या है हमारे पास, ये आप लोगों के पास कोई क्या होगा हमारे पास, ये वाला जो डायग्राम हम शो करेंगे ये क्या है हमारे पास एनएमआर पैमाना होता है। और मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था ये जो एनएमआर आप लोगों के पास पैमाना होता है या एनएमआर यूनिट होती है, इसकी दो आप लोग यूनिट लेके चलते हो। एक तो अपने पास होता है किसके, डेल वैल्यू में, और दूसरी अपने पास होती है टो वैल्यू में। तो देखो इधर यहाँ अपने पास क्या होगी, एक तो डेल की वैल्यू आती है और एक अपने पास आती है टो की वैल्यू। तो जैसे ही डेल की वैल्यू अगर अपने पास होगी तो डेल की वैल्यू हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होती है, 0, ये आप लोगों के पास हो जाएगी 1, ये 2, 3, 4 अपने पास हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो यानी कि इधर से लेफ्ट से राइट हैंड साइड हम जैसे ही मूव करेंगे तो अपने पास क्या होगी, डेल की वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही अगर हम टो वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पे अपने पास दूसरी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे टो वैल्यू है। और इस टो वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो वो अपने पास क्या होती है, इसके अपोजिट चलती है। जैसे यहाँ अपने पास हो जाएगी, इसके अगर देखें तो अपने पास टो की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप लोगों के पास हो जाएगी, जैसे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे तो आप लोगों के पास 0 से स्टार्ट है। यहाँ देखो एक बार जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से तो आप लोगों के पास इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये आप लोगों के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टो की वैल्यू आ जाएगी। ये रिलेशन मैंने आप लोगों को बताया था इसमें कि ये रिलेशन कैसे आता है, एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, वो अपने पास होता है टो इक्वल टू 10 माइनस डेल। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू आती है कि जब हमारे पास डेल की वैल्यू इंक्रीज होगी तब हमारे पास क्या होगी, टो की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो देखो इधर मैंने आप लोगों को इसमें ये चीज़ बताई थी कि जैसे ही अगर हम इधर से अगर यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल की वैल्यू को लेके चलेंगे, अगर डेल की वैल्यू में हम अपवर्ड की तरफ मूव करते हैं यानी कि डेल की वैल्यू जब अपने पास ज़्यादा होती है तो इधर क्या होगा हमारे पास, इधर तो हो जाएगी हमारे पास डीशिल्ड, जो प्रोटॉन हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, डीशिल्डेड होंगे। और डीशिल्डेड होने के कारण हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वाली जो आप लोगों के पास होगी वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे डाउनफील्ड, ये हमारे पास हो जाएगी डाउनफील्ड। और यहाँ पे जो प्रोटॉन आप लोगों के पास आएंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटॉन होंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डीशिल्डेड आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्रोटॉन। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ जो प्रोटॉन होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, डीशिल्डेड होंगे। और जैसे ही हम इधर की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाते हैं, यहाँ जो प्रोटॉन होंगे वो हमारे पास क्या शो करेंगे, शील्डिंग शो करेंगे यानी कि शील्डेड होंगे। और ये वाली कौन सी फील्ड होगी हमारे पास, अप फील्ड, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब अपने पास क्या होती है, डेल की वैल्यू जब ज़्यादा होती है तो इट मीन्स वहाँ पे क्या कौन सी फील्ड होती है, डाउन फील्ड होती है, या फिर प्रोटॉन जो होता है वो क्या शो करता है, डीशिल्डिंग शो करता है, डीशिल्डेड होता है। और जैसे ही हमारे पास क्या होता है, टो की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है वहाँ क्या होती है, अप फील्ड हमारे पास होती है। तो इससे आप लोगों के पास ये डायग्राम है। अब ये डायग्राम इंपॉर्टेंट कहाँ है, आज हम इसकी बात करते हैं जो हमारे पास होंगे। तो केमिकल शिफ्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो टेट्रामेथिल सिलेन आप लोग
लिखते हो हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन सिग्नल के जो हमारे पास रेफरेंस के रूप में यूज़ करते हो, उस रेफरेंस जो आप लोगों के पास सिग्नल होता है उसके कंपेरिजन में जो प्रोटॉन होते हैं वो कितने शील्डिंग आप लोगों के पास शो करते हैं, कितने अवशोषण संकेत आप लोगों के पास होती है, उनमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, केमिकल शिफ्ट या फिर रासायनिक विस्थापन। ये अपने पास बात हो गई थी केमिकल शिफ्ट की। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करते हैं आज जो हमारे पास होगी वो क्या होगी हमारे पास, इसका फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट। तो यहाँ अगर हम देखें आज हम इसकी बात करेंगे, इसमें वो हमारे पास क्या होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट, जिसको आप लोग बोलते हो रासायनिक विस्थापन को प्रतिस्थापित, रासायनिक जो आप लोगों के पास विस्थापन होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक, ये अपने पास होती है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट। तो यहाँ देखो ये जो फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट आप लोगों के पास है, इसमें आप लोगों को क्या देखना है, यहाँ हमारे पास ये जो केमिकल शिफ्ट के जो फैक्टर्स होंगे वो डिपेंडेंट हमारे पास क्या होंगे, इसी NMR पैमाने से थ्रू आप लोगों के पास होंगे। इसमें क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, ये देखना पड़ेगा कि जो प्रोटॉन आप लोगों के पास है वो डिशिल्डेड हो रहा है या शील्डेड। अगर वो डिशिल्डेड होता है तो हमारे पास जो उसके एब्जॉर्प्शन सिग्नल है वो कहाँ मिलेंगे, अपफील्ड, ये डाउनफील्ड की तरफ मिलेंगे। और जैसे ही अपने पास क्या होता है, अगर वो प्रोटॉन आप लोगों के पास शील्डिंग शो करता है तो उसके कहाँ मिलेंगे, हमें अपफील्ड की तरफ मिलेंगे। तो यहाँ अगर हम फर्स्ट बात करें, फर्स्ट आप लोगों के पास है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से रिलेटेड अपने पास है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे कि क्या आप लोगों के पास कौन सा प्रोटॉन शील्डेड हो रहा है, कौन सा प्रोटॉन डिशील्डेड हो रहा है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देखो ये मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे हमारे पास है मैथिल फ्लोराइड, फिर हमारे पास क्या है मैथिल क्लोराइड, फिर हमारे पास क्या है मैथिल ब्रोमाइड, फिर हमारे पास क्या है मैथिल आयोडाइड। ये अपने पास है, ये आप लोगों के पास कोई एग्जांपल दिया हुआ है हैलोजन का आप लोगों के पास होगा। तो इसमें आप लोगों को ये देखना है कि सबसे ज़्यादा डेल वैल्यू किसकी आएगी और सबसे कम डेल वैल्यू किसकी आएगी। तो इसके लिए आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले NMR सिग्नल देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे हम फर्स्ट बात करें यहाँ अगर हम लेके चले इसको मैथिल फ्लोराइड को, तो यहाँ मैथिल फ्लोराइड में अपने पास क्या है, अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें हम तो ये अपने पास क्या होगी, टेट्राहेड्रल शेप शो करता है ये वाला, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। तो यहाँ जो आप लोगों के पास NMR सिग्नल देंगे वो कौन देंगे, ये जो प्रोटॉन्स होंगे वो हमारे पास क्या शो करेंगे, इसके NMR सिग्नल शो करेंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो प्रोटॉन आप लोगों के पास होंगे ये प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, ये प्रोटॉन शील्डेड हो रहे हैं या फिर डिशील्डेड हो रहे हैं, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ये देखना है कि जो कार्बन आप लोगों के पास होगा उस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आप लोग अकॉर्डिंग आप लोग क्या आइडेंटिफाई करोगे कि वो प्रोटॉन शील्डेड होगा या फिर डिशील्डेड होगा। तो देखो यहाँ हमारे पास जो फ्लोरीन है वो क्या है आप लोगों के पास, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं तो क्या होती है अपने पास, सबसे ज़्यादा होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कंपेरिजन करते हैं अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो यही ऑर्डर आता है अपने पास, ये ऑर्डर आता है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो जिस एलिमेंट की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इतना ही ज़्यादा क्या शो करेगा, डिशील्डिंग शो करेगा। डिशील्डिंग होने के कारण हमें हमारे पास जो उसके एब्जॉर्प्शन सिग्नल है वो कहाँ मिलेंगे, हमारे पास डिशील्डिंग होने के कारण हमारे पास के एब्जॉर्प्शन सिग्नल कहाँ मिलेंगे, डाउनफील्ड की तरफ। तो यहाँ अगर हम देखें तीनों अगर कंपेरिजन करें हमारे पास तो सबसे ज़्यादा हमारे पास डेल वैल्यू तीनों चारों में से किसकी आएगी, अगर डेल की वैल्यू की बात करें तो डेल वैल्यू सबसे ज़्यादा हमारे पास किसकी होगी, यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। तो डेल वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी आएगी हमारे पास, सबसे ज़्यादा आएगी हमारे पास इसे फ्लोरीन की, फिर आएगी क्लोरीन की, फिर आएगी ब्रोमीन की और फिर आएगी आयोडीन की। तो ये आप लोगों को देखना है, फर्स्ट हमारे पास है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें सेकंड हम लेके चले, ये अपने पास बात हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की। अब सेकंड में आप लोगों को क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट हमने क्या लिया है, आप लोगों के पास होमोजेनस सिस्टम लिया है हमने कि एक ही कार्बन लिया है, उस कार्बन से हमने डायरेक्टली अटैच किया है जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आप लोगों के पास है उसको। अगर मैं यहाँ क्या करूँ, जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अपने पास, जैसे यहाँ मैंने लिया मैथिल क्लोराइड और यहाँ मैंने लिया
एथिल क्लोराइड, ये दो है अपने पास सेकंड एग्जांपल में, यहाँ मेथिल क्लोराइड, यहाँ एथिल क्लोराइड। अब आप लोगों को क्या देखना है कि जो मेथिल क्लोराइड और जो एथिल क्लोराइड आप लोगों के पास है, तो उसमें देखना है सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डिफरेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। तो हम यहाँ देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव तो एटम तो हमारे पास सेम है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास ये जो आप लोगों के पास मेथिलीन ग्रुप है, ये जो कार्बन है इससे हाइड्रोजन अटैच है, तो ये डायरेक्टली अटैच किससे है, क्लोरीन से अटैच है। ये क्या है आप लोगों के पास, मेथिल क्लोराइड है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जैसे जैसे आप लोगों के पास प्रोटोनों की दूरी बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, वैसे वैसे हमारे पास क्या हो जाएगी, डेल की वैल्यू हमारे पास क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो यहाँ अगर हम देखें डेल की वैल्यू को कंपेरिजन करें हमारे पास, तो डेल की वैल्यू ज़्यादा किसकी, हमारे पास डेल की वैल्यू ज़्यादा किसकी आएगी, मेथिल क्लोराइड की, और फिर आएगी हमारे पास एथिल क्लोराइड की। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ने के कारण वो क्या होगा, प्रोटॉन शील्डिंग शो करेगा, और शील्डिंग शो करने के कारण हमारे पास जो उसके एब्जॉर्प्शन सिग्नल है वो डाउन फील्ड की तरफ ना मिलकर कहाँ मिल जाएंगे, अप फील्ड की तरफ मिल जाएंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डिस्टेंस बढ़ने के साथ डेल की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड हम लेके चलते हैं। फर्स्ट हमने बात कर ली होमोजेनस सिस्टम की, नेक्स्ट हमने लिया कि जैसे ही अगर हम क्या करते हैं, ब्रांचिंग करते हैं, कार्बन एटम की संख्या, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो ग्रोथ करता है, तो अपने पास क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारे पास एक ही कार्बन एटम पे जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की संख्या बढ़ती जाएगी तो उसके कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ हम देखें, ये अपने पास क्या है, मेथिल क्लोराइड, यहाँ अपने पास क्या है, मेथिलीन क्लोराइड, यहाँ अगर हम देखें तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। इससे पहले अगर आप लोग देखना हो चाहो तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एक हम यहाँ ले लेते हैं मेथेन, ये अपने पास है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो तीनों आप लोगों के पास है, मेथेन, मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड और क्लोरोफॉर्म, इनमें आप लोगों को ये देखना है कि तीनों चारों में से डेल की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये आप लोगों के पास क्या है, मेथिल क्लोराइड है, यानी कि इससे ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, इससे क्या है 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, यहाँ क्या है 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ इधर से इधर देखें हम नंबर ऑफ हैलोजन, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इधर से इधर जाने पर क्या हो रहे हैं, हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इधर से इधर जाने पर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगी, हमारे पास इधर से इधर जाने पर हमारे पास क्या होंगे, प्रोटॉन भी क्या करेंगे, डीशिल्डेड होंगे। डीशिल्डेड होने के कारण हमारे पास इसकी जो डेल की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे इधर से इधर जाने पर डेल की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा उस प्रोटॉन की क्या होगी, उतनी ज़्यादा डीशिल्डिंग होगी, और डीशिल्डिंग होने के कारण हमारे पास जो उसकी डेल वैल्यू है वो कहाँ क्या करेगी, हाईएस्ट हमें मिलती चली जाएगी। तो ये अपने पास था ये किससे, हैलोजन से रिलेटेड, कि अगर आप लोग होमोजेनस सिस्टम ले रहे हो तो होमोजेनस सिस्टम में हमारे पास जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगी उसकी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, तो हमारे पास उसकी डेल की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होती चली जाएगी। यहाँ हमने देखा सबसे पहले डेल वैल्यू हमारे पास किसकी आएगी, मेथिल फ्लोराइड की, फिर हमारे पास आएगी मेथिल क्लोराइड की, फिर ब्रोमाइड की और फिर आयोडाइड की। जैसे ही आप लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते हो वैसे वैसे हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने पर हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हमारे पास इंक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट हमने बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्लोरोफॉर्म, अगर आप लोग जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीज करोगे तो डेल की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ये अपने पास बात होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, ये आप लोगों का है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसैचुरेशन की, फैक्टर अफेक्टिंग में ही है आप लोगों के पास। यहाँ से जो आप लोगों के पास है अनसैचुरेशन की हम बात करें, नेक्स्ट जो फैक्टर है इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे अपने पास कार्बन एटम आप लोगों के पास होगा तो उनमें जैसे जैसे अनसैचुरेशन बढ़ता जाएगा, जिसको आप लोग बोलते हो असंतृप्तता, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, हमारे पास जो आप लोगों के पास सिग्नल है यानी कि डेल वैल्यू है वो भी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ देखो एक बार, यहाँ पे जैसे मैंने अटैच किया, ये है हमारे पास क्या, एल्कीन, यहाँ हमारे पास क्या है, एल्काइन। नेक्स्ट है हमारे पास
एरोमेटिक सिस्टम, ये आप लोगों के पास है। तो ये आप लोगों के पास अभी हमारे पास क्या है, ओनली फॉर ये जो आप लोगों के पास है कार्बन एटम हमारे पास प्रेजेंट है। कार्बन एटम में हमारे पास जो सिग्नल देंगे वो कौन देंगे, प्रोटॉन देंगे। तो जैसे हम बात करते हैं अनसैचुरेशन की, असंतृप्तता की, तो इधर से इधर जाने पर हमारे पास क्या हो रहा है, अनसैचुरेशन, जिसको आप लोग बोलते हो असंतृप्तता। इधर से इधर जाने पर हमारे पास क्या हो रही है, अनसैचुरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। अनसैचुरेशन इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, इसकी डेल वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज होगी। डेल वैल्यू इंक्रीज होने के कारण हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है वो भी क्या शो करेंगे, डी शील्डेड प्रोटॉन हमारे पास हो जाएंगे। डीशील्डेड होने के कारण हमारे पास इसकी डेल वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। अनसैचुरेशन मीन्स जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आप लोगों के पास इंक्रीज होते जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेशन का इंक्रीमेंट आप लोगों के पास हो जाएगा। तो ये अनसैचुरेशन से रिलेटेड है, इसकी भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में से अगर आप लोग कंपेरिजन करोगे तो सबसे ज़्यादा डेल वैल्यू किसकी होगी, सबसे ज़्यादा डेल वैल्यू हमारे पास होगी बेंजीन की। उसके बाद हमारे पास चलेगा एल्काइन, फिर चलेगा हमारे पास एल्किन। तो जहां हमारे पास जिसके सिग्नल मिलेंगे, एब्जॉर्प्शन सिग्नल मिलेंगे आप लोगों को प्रोटॉन के, वो कहाँ मिलेंगे, बेंजीन की हमारे पास सबसे ज़्यादा यहाँ पिक मिलेगी। उसके बाद किसकी मिलेगी, एल्काइन की। फिर लास्ट में जाके अपफील्ड की तरफ थोड़ा मूव करते हुए किसकी मिल जाएगी हमारे पास, इसकी एल्काइन की। तो ये अपने पास कुछ थे कि जैसे जैसे आप लोगों के पास या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देख लो या फिर आप लोग अनसैचुरेशन वगैरह देख लो, अगर उनकी बढ़ती जाएगी तो अपने पास क्या होंगी, प्रोटॉन डीशील्डेड होते चले जाएंगे। और प्रोटॉन डीशील्डेड होने के कारण हमारे पास उसकी जो एनएमआर सिग्नल है वो भी हमारे पास कहाँ मिलते जाएंगे, उच्च डेल वैल्यू की तरफ। ये आप लोगों के पास है। इसके बाद अगर आप बात करोगे हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे हम बात करें यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन और एक कार्बन फ्लोरीन, ये आप लोगों के पास है। यहाँ अगर हम देखें, ये फोर्थ एग्जाम्पल था और ये आप लोगों के पास हो जाएगा फिफ्थ एग्जाम्पल। देखो इधर अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे बढ़ता चले जाएगा अपने पास, उसका क्या हो जाएगा, डीशील्डिंग भी ज़्यादा होगी। और डीशील्डिंग ज़्यादा होने के कारण हमारे पास प्रोटॉन भी कहाँ मिलेंगे, उसके डाउनफील्ड की तरफ मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा डेल वैल्यू फिर किसकी आ जाएगी, फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की और फिर हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज़्यादा किसकी है, यहाँ पे फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इसकी डीशील्डिंग भी ज़्यादा होगी और डीशील्डिंग ज़्यादा होने के कारण हमारे पास इसके जो सिग्नल है, एब्जॉर्प्शन सिग्नल है, वो भी कहाँ मिलेंगे हमारे पास, डाउनफील्ड की तरफ, यानी कि उच्च डेल वैल्यू की तरफ। ये आप लोगों के पास है। तो ये कुछ अपने पास फैक्टर अफेक्टिंग थे केमिकल शिफ्ट के, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो केमिकल शिफ्ट को अफेक्टिंग करते हैं। ये चीज़ कहाँ यूज में आएगी, जब हम क्या करेंगे, इसके एनएमआर सिग्नल जब हम बनाते हैं तो एनएमआर सिग्नल में हमारे पास क्या होता है, कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ रहता है। उस फंक्शनल ग्रुप को देखकर आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसके जो एब्जॉर्प्शन सिग्नल है वो हमें अपफील्ड की तरफ मिलेंगे या फिर डाउनफील्ड की तरफ। तो आप लोगों के पास होगा। तो हम नेक्स्ट जो आप लोगों के पास है, ये अपने पास फैक्टर अफेक्टिंग की बात हो गई है, जो भी मैंने आप लोगों को इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताया। 3 4 5 6 हमारे पास एग्जाम्पल थे, उसके थ्रू मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप होगा और उसके कारण प्रोटॉन जो होंगे वो शील्डेड होंगे या फिर डीशील्डेड। इसके बाद इससे रिलेवेंट जो भी आप लोगों के एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे एथिल अल्कोहल का आप लोगों के पास एग्जाम्पल है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आप लोगों से कि एथिल अल्कोहल के अवशोषण संकेत का जो भी आप लोगों के पास या फिर एनएमआर सिग्नल को आप लोग ड्रा कीजिए। तो उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।